हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीक्षांत वेलनेस सीक्रेट्स। प्रारंभिक ज्योतिष की श्रृंखला में हमारे दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। तो वास्तव में ये श्रृंखला शुरू की गई है ज्योतिष के कुछ बहुत ही बेसिक्स को जानने के लिए, जिसमें हम समझें कि वास्तव में ये सारी चीज़ें, ये टर्म्स, इन शब्दों का, इन बातों का नाम मतलब क्या है और क्यों इनको ज्योतिष में इस्तेमाल किया जाता है और इनको कैसे इस्तेमाल करें, जिससे आप वास्तव में ज्योतिष को समझ पाएँ और ज्योतिषी सिद्धांतों के आधार पर आगे अपनी गणनाएं कर पाएँ या आपको जो भी कोई कुछ बताता है उसको अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए आज हम बात करते हैं एक और बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। आज हम बात करेंगे राशियों के बारे में। आपने देखा होगा अक्सर राशिफल में और बाकी चर्चाओं में आपने राशियों के नाम सुने होंगे। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। एक एक करके इन राशियों का नाम लिया जाता है सीक्वेंस से। मगर प्रश्न ये उठता है कि वास्तव में ये राशियां हैं क्या। तो देखिए, हमने अपने पहले वाले वीडियो में एक डिस्कशन किया था कि कुंडली में वास्तव में क्या होता है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि कुंडली में ग्रहों के बारे में चर्चा की जाती है और ग्रहों में सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये मानी जाती है, क्योंकि ग्रह ये वो वाले ग्रह होते हैं, आप ग्रह वो वाले पिंड हैं जो पृथ्वी के बहुत ज़्यादा पास है। मगर देखिए, जब ग्रहों के बारे में बात की गई, अगर आप ग्रहों के बारे में बात करते हैं तो सूर्य के चारों तरफ ये चक्कर काटते हैं। मैं आज ये काफ़ी छोटा करके आपको समझा रहा हूँ इसको, इसका एक कारण है। तो इस तरह से सूर्य के चारों तरफ ये कक्षाओं में अपने चक्कर काटते हैं और इनकी दिशा, इनकी गति, इन गति का आकलन लगाकर ही हम इनके प्रभाव के बारे में जान पाते हैं। तो ये आपने पहले समझा था। मगर देखिए, इनकी गति और इनकी दूरी को तो समझा जा सकता है, मगर गति और दूरी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण एक और बात आती है यहाँ पर, इनकी स्थिति। आपने देखा होगा ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करते हैं हम। तो देखिए, ग्रहों की स्थिति में अगर आपको पहचानने की ज़रूरत पड़े तो उसकी गणना कैसे की जाती है। देखिए, अगर कोई इंसान एक सीधी रेखा में जाता है, हमसे दूर जा रहा है, तो आपको अगर इसके बारे में अंदाज़ा लगाना है तो उसका अंदाज़ा लगाना आसान है। अगर कोई सीधे सीधे आपसे दूर जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई आपसे इतनी दूर है, इतने मीटर दूर है या इतने किलोमीटर दूर है। अगर वो बहुत दूर है तो आप उसके बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप किसी शहर के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। मगर ये तो हुई सिर्फ दूरी। मगर दूरी के अलावा भी एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आती है, वो है स्थिति। अब जब आप बात स्थिति की करेंगे तो बात आ जाएगी दिशा के बारे में। अगर आप ये कहें कि आपसे घर से सबसे पास का हॉस्पिटल या आपके घर से सबसे पास का मार्केट कितनी दूर है, तो दूरी के बारे में तो आप बता सकते हैं। मगर दूरी के बाद भी सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण जो बात आ जाएगी वो आ जाएगी उसकी दिशा। क्योंकि देखिए, दूरी तो चारों तरफ है, इधर भी दूरी है, उधर भी दूरी है, मगर किसी भी दिशा में जाकर आप उस चीज़ को नहीं पा सकते। आप दिशा के बारे में जब बात आती है तो ग्रहों के बारे में उस दिशा का बहुत ही सटीक आकलन किया जाता है। इसीलिए हमने क्या किया कि पूरे आकाश को हमने 12 राशियों में, क्योंकि जब कोई चीज़ ऐसे घूम रही है तो उसकी स्थिति हमेशा बदलती रहेगी, उसकी स्थिति, उसकी दिशा एक जैसी नहीं रहेगी। तो उसकी दिशा कहाँ बदल गई, वो कहाँ पहुँच गया, वो सौरमंडल के किस हिस्से में है, वो किस तरफ मुड़ गया है, किस तरफ घूम गया है, इसको पता लगाने के लिए हमने आकाश को 12 राशियों में, 12 स्थानों में बांट दिया। इस तरह से हमने उसको बांट दिया। अब देखिए, इसमें से अब आकाश में कैसे बांटा जाए किसी चीज़ को। तो देखिए, वास्तव में ये राशियाँ क्या हैं। राशियाँ जब आप आसमान में देखते हैं, जब आप आकाश में देखते हैं तो आपको कुछ स्टार्स दिखते होंगे, कुछ सितारे दिखते होंगे। उन सितारों में भी कुछ एक पैटर्न है, उनमें कुछ अपने आप में एक व्यवस्था है। उन पैटर्न्स को देखकर
हम उन्हें पहचान जाते हैं कि ये उनकी स्थिति, उन स्टार्स की स्थिति हमेशा एक ही जैसी रहती है। तो देखिए, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में आइडिया लगाना हो, जैसे कुल मिलाकर मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे घड़ी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। घड़ी में भी आप टाइम कैसे पता लगाते हैं कि वो सुई कितनी घूमी, उससे आपको पता चल जाता है कि उसकी स्थिति कहाँ है या टाइम कितना आगे बढ़ा। उसी हिसाब से ग्रह कितना घूमा है उसको पता लगाने के लिए आपको कोई रिप्रेजेंटेशन चाहिए। घड़ी में तो आप जानते हैं कि वो उसमें नंबर रखे होते हैं, मगर आकाश में तो कोई नंबर नहीं हो सकते। तो आकाश में उन नक्षत्रों के पैटर्न के हिसाब से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं, क्योंकि बहुत दूर वो पैटर्न हमेशा एक जैसे ही रहते हैं, वो उनमें कोई बदलाव नहीं आता। तो जब उन पैटर्न्स के सामने से कोई एक ग्रह जा रहा होता है तो पीछे के सारे स्टार्स, तो पीछे के सारे ग्रह नक्षत्र तो वैसे के वैसे ही रहते हैं, मगर आगे से हमें एक ग्रह चलता हुआ महसूस होता है। भले ही उसकी गति बहुत कम हो, मगर हमें पता चल जाता है कि पहले ये इस नक्षत्र के पास था, अब ये थोड़ा सा हिला और कुछ महीने के बाद वो दूसरे नक्षत्र के पास पहुंच गया। तो ये नक्षत्र मंडल जिनसे कि ये राशियां बनी हैं, ये वास्तव में हमारे आकाश के ही भाग हैं, आकाश में हमें दिखाई देते हैं, जिनसे ये राशियां बनती हैं। अब बात आ जाती है, जैसे यहाँ पर अगर हम इधर से चलते हैं तो मेष राशि में अश्विन, भरणी, कृतिका, रोहिणी, इस तरह से आगे चल करके नक्षत्र मंडल स्टार्ट हो जाता है और नक्षत्र मंडल यहाँ पर आकर के रेवती नक्षत्र पर यहाँ पूरा हो जाता है। तो इस तरह से हमने पूरे आकाश के नक्षत्र मंडल को हमने कुछ राशियों में बांट लिया। अब अगर किसी ग्रह की स्थिति यहाँ होगी तो हम समझ जाएंगे कि ये पहली राशि है। राशि के हिसाब से इसका मतलब क्या है, अगर हमने मेष कहा तो वो आकाश के इस वाले हिस्से में है, वृष कहा तो वो घूम करके वो यहाँ तक आ गया। तो इस तरह से हमें पता चल जाती है ग्रहों की स्थिति। और वास्तव में आपने कुंडली में जो अंक लिखे दिखे हैं वो यही होते हैं। इस तरह से जो अंक लिखे होते हैं वो इन्हीं राशियों को निरूपित करते हैं या उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनके अंक देख लीजिए, इनके अंक से ही इनके बारे में पता चलता है। जैसे 1 होगा तो मेष, 1 अंक हमेशा मेष के बारे में, 2 वृष के बारे में, मिथुन, इस तरह से राशि मंडल के बारे में हमने समझा। तो बात करते हैं अब कुंडली के बारे में, क्योंकि कुंडली को समझने की कोशिश कर रहे थे। मैं जब कुंडली आपको समझा रहा था तब भी मैंने आपसे कहा था कि इसके और सीक्रेट्स के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अभी राशियों को समझने का समय आ गया। तो जैसे हमने एक कुंडली बनाई, और अब हमने इसमें, मैंने आपको पहले बताया था, देखिए पुरानी बातें याद करने का समय आया, कि मैंने बताया था कि पृथ्वी को केंद्र में मानकर चलते हैं तो मानते हैं कि वो पृथ्वी या वस्तु या वो व्यक्ति केंद्र में है और उसके आसपास ग्रहों की स्थितियां देखी जाएं तो देखिए ग्रह हमेशा किसी न किसी राशि में होते हैं। तो ग्रह मंडल स्थापित किया जाता है राशि मंडल के हिसाब से। तो जब भी कोई कुंडली बनाई जाती है तो देखा जाता है कि आकाश में कौन से ग्रह किस राशि में है। जैसे अगर आप आज ही देखेंगे, आप किसी पंचांग में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई ग्रह उस राशि में चल रहा है। जैसे अभी बृहस्पति मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे, मकर राशि कौन सी है, मकर राशि के सामने कौन सा अंक है, 10। तो एक काम करते हैं, ये मैं बाद में समझाऊंगा आपको कि यहाँ पे अंक अलग क्यों हो जाते हैं, ये एक अलग टॉपिक है। कुल मिलाकर आज आपको ये पता चल जाएगा कि कुंडली कैसे बनाई जाए। बस इसमें एक सीक्रेट रह जाएगा, एक पॉइंट और रह जाएगा,
लग्न के बारे में। जब मैं आपको लग्न आपको स्थापित करना सिखाऊंगा तो आप कुंडली बना लेंगे समय के हिसाब से। मगर कुंडली में राशि चक्र कैसे स्थापित किया जाता है वो यही होता है कि देखिए हमने अंक लिख लिए हैं, अंक के हिसाब से राशियाँ होती हैं। अब जिस राशि में जो ग्रह है हम उसके हिसाब से उसको भर लेंगे। जैसे अभी बृहस्पति कहाँ संचरण कर रहे हैं, मकर में, तो मकर में हम लिख लेंगे गुरु। इसके अलावा मंगल कहाँ विचरण कर रहे हैं, मंगल विचरण कर रहे हैं कन्या राशि में, तो हमने मंगल लिख लिया। अब जैसे जहाँ जहाँ जिस राशि में आपको पता चले कि इस समय वो ग्रह उस राशि में विचरण कर रहे हैं उसके हिसाब से आप इस पूरे चार्ट को भर देते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से राशि चक्र होता है, नक्षत्र मंडल होता है, नक्षत्र मंडल से राशि चक्र बनता है, राशि चक्र में ग्रहों की स्थिति देखी जाती है और वैसे का वैसा उनको यहाँ पर उतार दिया जाता है। तो इस प्रकार से बनती है कुंडली। यानी कुल मिला के कुंडली क्या है, कुंडली हमारा सौर मंडल है। कैसे सौर मंडल है, उस व्यक्ति को केंद्र में मान के जिसके बारे में बात चल रही है। तो अब आगे इन ग्रहों की ऊर्जा, इन ग्रहों का परस्पर संबंध, इनका राशि में इनका बल, इनका प्रभाव उस व्यक्ति पर या उस चीज़ पर हम यहाँ पर समझना शुरू करेंगे। तो ये हुए कुछ बेसिक्स कुंडली के बारे में। मैंने आपको लगभग ये समझिए कि आपको 80% बातें यहाँ बता दी हैं, 80% बातें आप समझ गए हैं। तो यानी अब कुंडली देखी जाए तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए फिर मैं आपके सामने आता हूँ एक और नया टॉपिक लेकर, प्रारंभिक ज्योतिष का, और उसमें हम आगे बात करेंगे। अगला वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हम यहाँ पर इस कुंडली के स्थानों के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से कुंडली के स्थान होते हैं और ये राशि मंडल कैसे इस पर स्थापित किया जाता है। और अगर आपको इतना पता चल जाए तो आप किसी भी समय कोई भी कुंडली बना सकते हैं। बस आपको ग्रहों की स्थितियां पता हो और आप ये कुंडली स्थापित कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में जहां पर हम प्रारंभिक ज्योतिष के बारे में एक और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।